10 नवंबर 2025 की एक शाम, दिल्ली का दिल, लाल किले के पास सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक, आप जानते हैं, अपनी रफ्तार से रेंग रहा है। बिल्कुल, रोज की तरह। हाँ, रोज की तरह। ऑफिस से घर लौटते लोग, गाड़ियों के हॉर्न, मतलब बिल्कुल एक सामान्य दिन। और तभी एक सफेद Hyundai i20 में एक जबरदस्त धमाका होता है। और वो धमाका उस शाम की पूरी कहानी बदल देता है। बिल्कुल। हमारे सामने इस घटना से जुड़ी कई रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं, और आज हम इन्हीं के आधार पर इस मामले की परतों को खोलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबर दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि असल में हुआ क्या था, जांच की सुई किस तरफ घूम रही है, और इस एक धमाके के झटके कहां तक महसूस किए गए। बिल्कुल। और जब ऐसी कोई घटना होती है तो शुरुआती खबरों में बहुत शोर होता है, लेकिन असली कहानी तो उन दस्तावेजों में छिपी होती है जो बाद में सामने आते हैं। सही बात है। और हमारे पास जो जानकारी है वो साफ बताती है कि ये कोई आम हादसा नहीं था। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास की गाड़ियां खिलौनों की तरह उछल गईं। अरे बाप रे। एक आग का गोला आसमान में उठा और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। और नुकसान सिर्फ गाड़ियों का नहीं हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स में 8 लोगों की मौत की बात थी। हाँ, लेकिन वो आंकड़ा बहुत तेजी से बदला, बढ़कर 12 तक पहुंच गया। और कुछ रिपोर्ट्स तो इससे भी ज्यादा बता रही थी। 20-30 लोग जख्मी हुए। मतलब एक चलती फिरती सड़क पर एक छोटा मोटा युद्ध जैसा मंजर था। और इसी मंजर ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को हरकत में ला दिया। जाहिर है। इतना बड़ा धमाका, इतनी मौतें, सवाल एक ही था, इसके पीछे कौन है? बिल्कुल। और यहीं से जांच की कहानी शुरू होती है। यहाँ हमारे दस्तावेज एक बहुत अहम बात बताते हैं। इस केस को किसी सामान्य कानूनी धारा में दर्ज नहीं किया गया। नहीं। इस पर भारत के 2 सबसे सख्त कानून लगाए गए, UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, और विस्फोटक अधिनियम। और UAA लगते ही मामले का पूरा रंग बदल जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक और कानूनी धारा नहीं है। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों को लगभग असीमित शक्तियां मिल जाती हैं। जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और केस की सुनवाई भी एक विशेष प्रक्रिया के तहत होती है। बिल्कुल। सरकार का ये कदम साफ संकेत था कि वे इसे एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं मान रहे। इसे पहले दिन से ही राष्ट्र पर हमले के तौर पर देखा जा रहा था। तो मतलब साफ है, एजेंसियां किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क की तलाश कर रही थी। हाँ, और शक की सुई एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल की तरफ घूमी, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, रिपोर्ट्स में यही बात सामने आ रही है कि इस मॉड्यूल के तार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी और दिल्ली NCR तक फैले हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर इस केस का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। एक ऐसी जानकारी जो इस पूरी घटना को 2 अलग-अलग नजरियों से देखने पर मजबूर कर देती है। ओके, यहाँ से चीजें और गहरी हो रही हैं। बताइए। इस धमाके से ठीक कुछ समय पहले जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद, हरियाणा और कश्मीर के कुछ इलाकों में छापेमारी की थी। और इन छापों में उन्हें जो मिला वो होश उड़ाने वाला था। लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक। 1 मिनट, 2900 किलो? ये तो दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है ना? इतनी विस्फोटक सामग्री से तो शहर का एक पूरा हिस्सा उड़ाया जा सकता है। यही वो सवाल है जिसने जांचकर्ताओं को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे? इसी एक तथ्य से 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां निकलती हैं। पहली थ्योरी ये है कि लाल किले के पास हुआ ये धमाका एक पूरी तरह से सुनियोजित, एक कोल्ड ब्लडेड हमला था, जिसका मकसद दिल्ली के दिल में दहशत फैलाना था और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ओके। और दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी, जो शायद और भी ज्यादा डरावनी है, वो ये है कि ये धमाका एक सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि एक बड़े गलती का नतीजा था। एक गलती? मतलब? थ्योरी ये है कि जब एजेंसियों ने उनका 2900 किलो का जखीरा पकड़ लिया तो मॉड्यूल में घबराहट फैल गई। हो सकता है कि वे बाकी बचे विस्फोटक को कहीं और ले जा रहे हों और जल्दबाजी में या किसी गलती की वजह से उस कार में धमाका हो गया, या फिर उन्होंने पकड़े जाने के डर से घबराहट में ही इसे अंजाम दे दिया। लेकिन ये घबराहट वाली थ्योरी थोड़ी अजीब नहीं लगती? जो लोग 2900 किलो विस्फोटक जमा कर सकते हैं, हाँ, जिनका इतना बड़ा नेटवर्क है, क्या वो इतने गैर प्रोफेशनल होंगे कि पकड़े जाने के डर से बीच सड़क पर धमाका कर दें? ये किसी नौसिखिए की हरकत लगती है, किसी बड़े शातिर मॉड्यूल की नहीं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही इस जांच की सबसे बड़ी पहेली है कि दुश्मन शातिर है या घबराया हुआ। बिल्कुल।
क्या हम एक बेहद शातिर और ठंडे दिमाग वाले दुश्मन का सामना कर रहे हैं या एक ऐसे ग्रुप का जो एक गलती के बाद बुरी तरह घबरा गया? क्योंकि इन दोनों कहानियों के नतीजे और उनसे निपटने के तरीके जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। अगर ये एक नियोजित हमला था तो इसका मतलब है कि दुश्मन अब भी बाहर है और शायद दोबारा हमला करने की फिराक में है। और अगर ये घबराहट में हुई गलती थी तो सवाल ये उठता है कि उनका असली निशाना क्या था, जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। एग्जैक्टली। ये वाकई में एक बड़ी दुविधा है। जाहिर है इस सब के बीच सरकार भी चुप नहीं बैठी होगी। जब जांच इतनी तेजी से चल रही थी तो जमीन के ऊपर क्या हो रहा था? जमीन पर भी उतनी ही तेजी थी। केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्र विरोधी ताकतों की आतंकी घटना घोषित कर दी। हमारे दस्तावेजों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक उच्च स्तरीय बैठक का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने एजेंसियों को साफ निर्देश दिया कि कोई कसर ना छोड़ी जाए। और इन निर्देशों का असर भी दिखा होगा? असर तुरंत दिखा। राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने अपने कैंपस में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। लेकिन एक कदम बहुत दिलचस्प था जो जांच के लिहाज से उठाया गया था। हाँ, वो वाकई में बहुत दिलचस्प था। वो क्या था? दिल्ली एनसीआर के सभी सेकंड हैंड कार डीलरों को एक विशेष निर्देश जारी किया गया। अच्छा। उन्हें कहा गया कि वो अपने पास मौजूद हर गाड़ी के मालिकाना हक के दस्तावेजों को फिर से वेरीफाई करें। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। हाँ, ये तो क्लासिक जासूसी वाला काम है। पैसे के पीछे जाओ या इस मामले में गाड़ी के पीछे। बिल्कुल। मकसद साफ था, ये पता लगाना कि वो सफेद हुंडई i20 किन किन हाथों से गुजरी थी और कहीं उसे किसी फर्जी पहचान पर तो नहीं खरीदा गया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जांच सिर्फ विस्फोटकों और मॉड्यूल तक सीमित नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर पर हर छोटे से छोटे सुराग को खंगाला जा रहा था। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो ये घटना हमें क्या बताती है? इसे किस बड़े संदर्भ में रखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखिए। ये 2011 के बाद से दिल्ली में हुआ सबसे खतरनाक विस्फोट था। एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद। हाँ, ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि भले ही शहर सामान्य गति से चलता रहे, लेकिन खतरा हमेशा सतह के नीचे मौजूद रहता है। और इसका एक रणनीतिक पहलू भी है। अगर जांच में किसी सीमा पार समूह जैसे जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा का हाथ सामने आता है तो फिर ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं रह जाएगा। तब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। और इसका सीधा असर भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ेगा। बिल्कुल। इससे दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ सकता है और पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। हर सुराग, हर गिरफ्तारी के साथ सिर्फ एक केस ही नहीं सुलझ रहा होगा, बल्कि दो देशों के रिश्ते भी दांव पर लगे होंगे। और हमारे अपने शहरों की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं? ये धमाका किसी वीआईपी इलाके में नहीं हुआ। ये एक आम सड़क पर, एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ, जहां कोई भी हो सकता था। और यही इस घटना का सबसे डरावना सच है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमलावरों ने किसी वीआईपी या सरकारी इमारत को निशाना नहीं बनाया, बल्कि एक आम ट्रैफिक सिग्नल को चुना। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला है। बिल्कुल। ये आतंक की रणनीति में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव की ओर इशारा करता है। इसका मकसद किसी एक व्यक्ति को मारना नहीं, बल्कि पूरे शहर के रोजमर्रा के जीवन में डर पैदा करना था। आम नागरिक के भरोसे और सुरक्षा के एहसास पर हमला। हाँ, कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में हमें और ज्यादा सुरक्षा देखने को मिल सकती है। शहरों में आने जाने वाले रास्तों पर ज्यादा चेकिंग, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर और ज्यादा निगरानी। हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी शायद हमेशा के लिए थोड़ी बदल जाए। और इसी वजह से दस्तावेजों में आम लोगों के लिए भी सलाह दी गई है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों, मेट्रो स्टेशनों या बाजारों में ज्यादा सतर्क रहें। किसी भी लावारिस गाड़ी या संदिग्ध सामान की सूचना तुरंत पुलिस को दें। क्योंकि इस नई लड़ाई में नागरिक सतर्कता सुरक्षा का पहला घेरा है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 10 नवंबर का धमाका सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पहेली है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी और जटिल जांच चल रही है। और इस पहेली का जवाब बहुत कुछ तय करेगा। हाँ, और वो जवाब इस बात पर टिका है कि ये एक सोची समझी साजिश थी या घबराहट में हुई एक भयानक गलती। इसके नतीजे दिल्ली की सड़कों से लेकर भारत की विदेश नीति तक को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक घटना की कई परतें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। जरूर।
अगर हम एक पल के लिए ये मान भी लें कि ये घबराहट में हुई या आकस्मिक घटना थी जो 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी के बाद हुई, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी असल योजना कितनी बड़ी और कितनी विनाशकारी हो सकती थी। ये सवाल सिर्फ इस एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि उन खतरों के बारे में भी है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं और जिनके बारे में हमें शायद तब तक पता नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए।